तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का 5th लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मोलर वॉल्यूम एंड लास्ट में स्ट्रक्चरोमेट्री। व्हाट इज स्ट्रक्चरोमेट्री? तो मेरा नाम है हरीश कुमार और आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो आए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? तो मोलर वॉल्यूम की जो टर्म है स्टूडेंट्स, हम मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज वी। और मोलर वॉल्यूम की जो टर्म है दैट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। कौन सी गैसेस स्टूडेंट्स? आइडियल गैसेस के लिए हम मोलर वॉल्यूम की टर्म यूज करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम occupied बाय वन मोल ऑफ गैस। वन मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मगर स्टूडेंट्स, वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 8 STP। STP पे कोई गैस कितना, एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। अब जैसे STP किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड, आप लिख सकते हैं 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक, और यू कैन राइट 760 टोर। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे जो 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, आप ना इस बात को इस तरीके से समझें। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है, ओके, और दिस कंटेनर कंटेन और इस कंटेनर के अंदर हमने 1 मोल गैस ली है स्टूडेंट्स। 1 मोल गैस, इसका मतलब कि इस कंटेनर के अंदर एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मौजूद हैं। कोई भी गैस ले ली हमने 1 मोल, यानी कि एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल ऑफ गैस ले लिया ना, वन पता 1 मोल एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स के बराबर है। और आपको आनी चाहिए कि एवोगैड्रोस दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब ये 1 मोल ऑफ गैस हम कौन सी कंडीशन पे ले रहे हैं स्टूडेंट्स? टेम्परेचर दैट इज 0 सेंटीग्रेड और प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 मोल जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल ऑफ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? दैट इज 22.414 dm3। दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्टूडेंट्स मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ गैस STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस का मोलर वॉल्यूम है कितना? तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 22.414 dm3। अगर इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस dm क्यूब को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीटर क्यूब में जो वैल्यू आएगी 0.02214 मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन स्टूडेंट्स आपको आनी चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब में मोलर वॉल्यूम, ये सारी जो मैंने लिखी है दैट इज मोलर वॉल्यूम। ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एक STP होता है और दूसरा हम लिखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एक STP, इस बात को समझिएगा, एक STP और दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन। STP एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में फर्क जानिएगा। STP का मतलब होता है, अभी बताया कि सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड, जिसे हम 273 केल्विन कह रहे हैं। और प्रेशर स्टूडेंट्स 1 एटमॉस्फेरिक, आप 760 टोर लिख दें, ठीक है, 760 mmHg लिख दें। स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए 25 सेंटीग्रेड। हम बहुत बार जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री में तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हम लेते हैं 25 सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में? 1 एटमॉस्फेरिक। और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन हम जो लेते हैं स्टैंडर्ड में दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, मगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर होता है, ये हम रिएक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, देखो STP पे मोलर वॉल्यूम कितना है 22, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी कि मैं अगर बात करूं RTP पे, RTP पे मोलर वॉल्यूम कितना होगा? अच्छा, RTP का मतलब क्या है? RTP का मतलब रूम टेम्परेचर एंड
प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स 25 सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखें तो 298 केल्विन, और प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अब आरटीपी पे इतने टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा है तो लाजमी सी बात है मोलर वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आरटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम होता है दैट इज 24 इक्विवेलेंट ऑफ 24 डीएम क्यूब होता है। अच्छा डीएम क्यूब के बदले स्टूडेंट्स हम लीटर भी लिख सकते हैं ना, हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर है, ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। यानी कि गैस का 1 मोल, गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम, गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अगर हमारे पास 2 मोल गैस है तो उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मोल गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा दैट इज 4.828 डीएम क्यूब। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ना आपसे सवाल करता हूँ, मेरे पास गैसेज है, मैंने यहाँ पर गैस लिए CH4 मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस, और मेरे पास यहाँ पर अनदर गैस दैट इज N2 नाइट्रोजन गैस, और मैं थर्ड यहाँ पर गैस ले रहा हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मेरे पास 3 गैसेस। अब मीथेन का अगर मैं मास पूछूं तो आप कहेंगे सर 16 ग्राम, और नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। 16 ग्राम कितने मोल के बराबर स्टूडेंट्स, दैट इज 1 मोल, और 28 ग्राम नाइट्रोजन का ये भी हमें पता है कि 1 मोल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये भी दैट इज 1 मोल। तो मीथेन के 16 ग्राम यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर दैट इज 22.414 डीएम क्यूब, क्योंकि 1 मोल है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन, मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन। अभी कंडीशन आपको पता है 8 एसटीपी, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन सर 22.41 डीएम क्यूब। देखिए स्टूडेंट 16 ग्राम है मास। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के 28 ग्राम, मोलर वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डीएम क्यूब। स्टूडेंट्स मोलर वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करता, मोलर वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करता। 16 ग्राम है मोलर वॉल्यूम और इसके 28 मोलर वॉल्यूम सेम है, क्यों कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का भी वॉल्यूम स्टूडेंट्स 22.414 डीएम क्यूब, क्योंकि ये भी 1 मोल है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 16 ग्राम है 1 मोल, अगर हम हाफ मोल ले लें तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, डबल कर दें मोल तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करें मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दें 22.414 डीएम क्यूब से। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया गया है, मैं जैसे कहूँ कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम बताएं, 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस 8 STP पे बताएं कि इस गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम क्या कैलकुलेट करेंगे मोल कैलकुलेट करके 22.414 से मल्टीप्लाई। अब मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिए गए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो क्या करेंगे उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 88 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने आ गए स्टूडेंट्स 2 नंबर ऑफ मोल आ गए। तो वो मोलर वॉल्यूम मोल की जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट 2, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डीएम क्यूब। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मोलर वॉल्यूम दैट इज 44.828 डीएम क्यूब के जितना आ जाएगा मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक होगा। इस तरीके से आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दें या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स दें तो आप मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज स्ट्रक्चरोमेट्री। स्ट्रक्चरोमेट्री किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज हमें यहां से मिटाना पड़ेगा स्ट्रक्चरोमेट्री बराबर दिख। तो नेक्स्ट जो टॉपिक दैट इज अबाउट स्ट्रक्चरोमेट्री। अब देखें स्टूडेंट्स वर्ड स्ट्रक्चरोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का है और 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। एक हमारे पास वर्ड है स्ट्रक्चरॉन और इस वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट।
और मेट्री वर्ड का मतलब है कैलकुलेशन आर मेजरमेंट, कैलकुलेशन आर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम स्टोइकियोमेट्री को ना इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वांटिटेटिव relationship, quantitative relationship between reactants and products in balanced chemical equation, in balanced chemical equation। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं हमारे पास ना केमिस्ट्री में। इक्वेशंस एक हमारे पास है केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है स्टूडेंट जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इक्वेशंस। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस क्या है स्टूडेंट्स? वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकेज एंड प्रोडक्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो, या फिर वो इक्वेशंस जो केमिकल चेंज बताए, उन इक्वेशंस को हम स्टूडेंट्स कहेंगे केमिकल इक्वेशंस। और न्यूक्लियर इक्वेशंस वो होती है जिसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो रही हो। तो केमिकल इक्वेशन को अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, या फिर जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज इन रिएक्टेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट हो रहा हो, या फिर केमिकल इक्वेशन हमें कोई क्या बताती है, हमें कोई केमिकल चेंज बताती है, कोई केमिकल चेंज हो रहा हो। अब जैसे दिस इज केमिकल इक्वेशंस, और न्यूक्लियर जो इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, दैट आर इंडिकेट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लाई की जो डिसइंटीग्रेशन होती है उसको यानी कि बताती हैं न्यूक्लियर इक्वेशंस। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या बताती है? कोई भी केमिकल चेंज। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ना हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगी तो इट प्रोड्यूस वाटर H2, दैट इज गैस, और यहाँ पर लिक्विड। यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन है, कोई केमिकल चेंज हुआ है, गैसेस जो है कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास, अब मैं यहाँ पर 2 लगा दूं और इस तरफ ही 2, तो 4 हाइड्रोजन, 4 इस तरफ 2 और इस तरफ, तो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, और इस पार्ट को स्टूडेंट्स हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का नाम है स्टूडेंट्स स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, वर्ड क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट और क्वांटिटी आप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट डज मीन बाय क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, और इस अमाउंट को ना मैं स्टूडेंट 3 पार्ट के अंदर यानी कि जस्टिफाई करता हूँ कि क्वांटिटी का मतलब आपके पास मास हो सकता है, क्वांटिटी का मतलब आपके पास वॉल्यूम हो सकता है, क्वांटिटी का मतलब आपके पास मोल हो सकता है। जैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी मतलब रिएक्टेंट के पास कितने नंबर ऑफ मोल है स्टूडेंट्स? 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। दे कंबाइन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस किए? 2 मोल। तो कितने मोल? 3 मोल रिएक्ट करके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो स्टडी है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के 2 के बजाय 4 मोल कर दें तो अब वाटर कितना बनेगा? तो दिस टाइप ऑफ स्टडी नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी कैलकुलेशन। जैसे अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है यहाँ पर, अगर हम ऑक्सीजन के 4 मोल कर दें तो अब बताएं वाटर कितना बनेगा? तो इस टाइप की जो स्टडी है दैट इज वी डील इन स्टोइकियोमेट्री के अंदर करते हैं। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री की जो स्टडी है करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस, 2 अजम्पशंस को मान के हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली अजम्पशंस ये है कि जितना भी रिएक्टेंट है दैट इज कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मस्ट चेंज इनटू प्रोडक्ट, मगर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। लिटिल बिट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वेस्ट हो ही जाता है, मगर हम ये अजम्पशन मानेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो टोटल किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। दूसरी अजम्पशन ये है कि देयर इज नो साइड रिएक्शन, कि कोई भी साइड रिएक्शन ना हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे साइड रिएक्शन का मतलब, अब जैसे स्टूडेंट्स कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करेगा तो गैस बनेगी, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। मगर हकीकत कुछ और है स्टूडेंट्स, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा होता है साइड में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे दिस इज अ साइड रिएक्शन। तो ऐसा कोई रिएक्शन ना हो, साइड रिएक्शन को हम नहीं मानेंगे। दीज आर दी अजम्पशंस। इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री जो है स्टूडेंट्स दो लॉ को फॉलो करती है। स्टोइचियोमेट्री ओबेज कितने लॉ को ओबे करती है? तो स्टोइचियोमेट्री ओबेज, एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो पहले स्टूडेंट्स मैं इनको रिमूव कर दूं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टोइचियोमेट्री में हमारे पास दो लॉज आते हैं, दो लॉ को स्टोइचियोमेट्री जो है ओबे करती है। अच्छा, वो दो लॉ कौन से हैं? एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि स्टोइचियोमेट्री ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ठीक है, जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी कंपाउंड हो, कहीं से भी लेके आ जाए कंपाउंड, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे वाटर के अंदर H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वो वाटर किसी भी कंट्री का हो, कहीं से भी हो, उसके अंदर हमेशा दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो इन दो लॉ को यानी कि ओबे करती है। स्टूडेंट्स आपसे सवाल है मेरा, आप बताएं क्या Na2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NH3 और दोबारा नाइट्रोजन ब्रेक डाउन होके यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कर लें तो क्या ये रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं? तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को कहेंगे दिस इज अ सर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या स्टोइचियोमेट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी होती है कि क्या स्टोइचियोमेट्री के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी होती है? तो स्टूडेंट्स हमने पहली अजम्पशन पढ़ी थी कि सर रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज हो प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन स्ट्रक्चरोमेट्री के अंदर हम स्टडी कर ही नहीं सकते। तो कौन से रिएक्शन एप्लीकेबल है स्ट्रक्चरोमेट्री के अंदर स्टूडेंट्स? तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर एप्लीकेबल इन स्ट्रक्चरोमेट्री के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी हमारी स्ट्रक्चरोमेट्री के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, दोनों गैसेस बनेगा हमारे पास H2O। हाइड्रोजन के कितने अच्छा बैलेंस नहीं है, अच्छा बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 और 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 2, तो अभी इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें क्या बता रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? दैट के 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर का बना रही है, 2 मोल प्रोडक्ट दे रही है। दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called stoichiometric amount, stoichiometric amount, सॉरी। तो व्हाट इज stoichiometric amount? हमारे पास stoichiometric amount का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे ये वाला जो अमाउंट है 2 मोल हाइड्रोजन के, दिस इज नोन एज stoichiometric amount। अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसा कहूँ क्या ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट हो सकता है? जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि 4 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर के, क्या ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसा कहूँ, जैसे सपोज कर हमारे पास H2O2 और ये बन रहा है H2O। अच्छा, H2 के कितने मोल? 2, तो ये बैलेंस होगी। तो 2 मोल है तो मास कितना होगा स्टूडेंट? 4 ग्राम।
4 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो कितना बनेगा वाटर का, दैट इज 36 ग्राम। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन और यहाँ पर इसको 16 ग्राम कर दूँ तो जो बनेगा दैट इज 18 ग्राम। तो क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है? यस स्टूडेंट, दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। क्यों? दिस इज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कर दूँ और यहाँ पर 10 ग्राम कर दूँ ऑक्सीजन, ठीक हो गया, तो 11 ग्राम यहाँ पर प्रोडक्ट, तो दिस इज नॉट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, ये अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम 3 टाइप का रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हमें रिएक्टेंट का मास दें और प्रोडक्ट का मास पूछें, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी मास गिवन है और अननोन जो प्रोडक्ट है उसका भी मास पूछ रहे हैं, तो सच टाइप रिलेशनशिप इज नोन एज मास रिलेशनशिप। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर 3 टाइप के रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप टॉपिक को क्या कहेंगे हम? स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक हो गया। तो कितने टाइप के स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप होते हैं? तो 3 टाइप के स्टूडेंट। एक होता है मास रिलेशनशिप, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम रिलेशनशिप। व्हाट डज मीन बाय मास रिलेशन? तो स्टूडेंट्स मास रिलेशनशिप का मतलब होता है बाय गिविंग द मास ऑफ वन सब्सटेंस, कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। यानी कि एक सब्सटेंस का मास देकर दूसरे सब्सटेंस का मास पूछें, यानी कि रिएक्टेंट में भी मास और प्रोडक्ट में भी मास। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप नोन एज स्टूडेंट्स मास रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हमारी बुक का जो एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर आई थिंक एग्जांपल नंबर है 1.7, बुक की एग्जांपल है स्टूडेंट्स 1.7। कह रहे हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय decomposition of 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम की डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट देखें, गिवन भी मास है और गिवन मास में से अननोन मास फाइंड किया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मास रिलेशनशिप। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। और ये ऑक्साइड कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना गिवन है? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट है ना, और ये नंबर ऑफ मोल को शो कर, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास 44 ग्राम। 100 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है। कितना अगर रिक्वायर हो 50 ग्राम हो स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? स्टूडेंट्स ये सवाल तो आप माइंड से भी कर सकते हैं। 100 ग्राम में से 44 बन रहे तो 50 में से कितने बनेंगे? 22, हाफ। मगर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। x को 100 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। x मल्टीप्लाई बाय 100 और बराबर में 50 मल्टीप्लाई बाय 44। ये 100 इस तरफ मल्टीप्लाई करें उस तरफ जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिवाइड 50 इंटू 44 डिवाइड बाय 100। तो ये 50 का 1 टाइम, ये यहाँ पर 2 टाइम, तो 44 ये 1 और 2 यानी कि तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? x की वैल्यू 22 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दैट इज 22 ग्राम, और इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे मास रिलेशनशिप। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रिलेशनशिप जो है दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें बाय गिविंग द मास ऑफ वन सबस्टेंट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सबस्टेंट। एक सबस्टेंट का मास दे के दूसरे सबस्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज स्टूडेंट्स मास वॉल्यूम रिलेशनशिप।
तो सेकंड है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, दैट इज मास वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? बाय गिविंग मास ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मास देकर कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस इज सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज मास वॉल्यूम। अब आज बात क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगर कोई सॉलिड चीज़ रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट में अगर हमें कोई गैस मिल रही है तो गैस को हम ना वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। तो हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो है वो कह रहा है कि मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, उसको पोटेशियम क्लोरेट के मास को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो बताएं अगर पोटेशियम क्लोरेट के 49 ग्राम होंगे तो कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना बनेगा? ठीक होगा स्टूडेंट। अच्छा हमारे पास इसका एग्जाम्पल जो है बुक के अंदर लिखा हुआ दैट इज़ 1.8 एग्जाम्पल। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? दैट इज़ 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोरेट 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड में एंड ऑक्सीजन गैस में। आप बताएं डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। बताएं ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना बनेगा जब 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट हीट करने से इट डिकम्पोज इनटू KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक हो गया। उसने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर और यहाँ पर 3, तो 3 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें इक्वेशन में देखें स्टूडेंट्स, पोटेशियम क्लोरेट के 2 मोल से पोटेशियम क्लोरेट के इक्वेशन में देखें, पहले इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट से जो ऑक्सीजन बन रहा है दैट इज 3 मोल। 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 3 मोल। बताएं 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन का पहले हम मोल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 49 ग्राम को पोटेशियम क्लोराइड के 49 ग्राम ऑफ KClO3 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल में। इसलिए नंबर ऑफ मोल का मैं आपको फार्मूला बता के आया हूँ कि नंबर ऑफ मोल, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है? 49, और पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास आपको आना चाहिए दैट इज 122.5। तो जब 49 को इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे हमारे पास 0.4। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल है? 0.4। तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? ठीक हो गया सुन, ये हमें क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाय 2 मोल एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल। ये 2 यहाँ से स्टूडेंट्स 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि इक्वेशन के इस तरफ जाएगा 2, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? डिवाइड। हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2। तो जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आएंगे 0.6। यानी कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं? 0.6। ये बात 8 STP पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 8 STP। तो हमें पता है कि STP पे वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.414 DN3। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। तो स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ मोल आए? नंबर ऑफ मोल कितने आए? तो सर हमारे पास 0.6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 22.414 DM³ से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 13 आई थिंक राउंड अबाउट 13 DM³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के 49 ग्राम को बर्न करने से, डिकम्पोज करने से जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा दैट इज 13 DM³। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबस्टेंस दिया गया है, सॉरी मास दिया गया है। क्या गिवन है? एक सबस्टेंस का मास गिवन है और मास गिविंग है, और दूसरे सबस्टेंस का क्या पूछा? वॉल्यूम। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मास वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप का जो रिलेशनशिप है दैट इज वॉल्यूम। अब इसमें के एक सबस्टेंस का भी वॉल्यूम गिवन है और दूसरे सबस्टेंस का भी क्या पूछ रहे हैं हमसे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप
वॉल्यूम और वॉल्यूम। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब थर्ड है वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब कि कैलकुलेट और डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अननोन रिएक्टेंट, डिटरमाइन और आप कहें कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन वॉल्यूम in balanced chemical equation। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करें बाय गिवन वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम देकर दूसरा वॉल्यूम फाइंड करें। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारी बुक का एग्जांपल नंबर 1.9 कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP पे when 50 dm cube of butane burn in excess of oxygen या एक्सिस ऑफ एयर। एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में ब्यूटेन जब बर्न करेगी कितनी 50 dm क्यूब, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो स्टूडेंट देखें, जो ब्यूटेन गैस है हमारे पास दैट इज C4H10 दैट इज ब्यूटेन। और जब भी ब्यूटेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है बर्न करेंगे, जो भी अल्केन है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर और हीट रिलीज करते हैं, डेल्टा H जो कि नेगेटिव होती है। डेल्टा H नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा H नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और इसके अलावा डेल्टा H नेगेटिव, मतलब कि ये रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। बर्निंग जो भी हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें क्या करें, जब बैलेंस करें सबसे पहले इक्वेशन को, तो इक्वेशन ये हमारे पास स्टूडेंट्स बैलेंस नहीं, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 रखूँगा यहाँ पर, तो कार्बन हो जाएंगे इस तरफ कितने स्टूडेंट्स 8, तो यहाँ पर भी हम 8 रख देंगे। क्या अभी बैलेंस है स्टूडेंट्स। अब देखें हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 20, तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 10, तो अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखें स्टूडेंट बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 16 और 10 यानी कि 26, तो यहाँ पर रख दें 13। अभी हमारे पास इक्वेशन। अब पहले आप इक्वेशन में देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही, मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आए आपको। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है ब्यूटेन C4H10, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और डेल्टा H नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 30। ठीक हो गया। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ब्यूटेन के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे देखो 2 मोल ब्यूटेन कितने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं 8 मोल। 2 मोल ब्यूटेन से 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, तो 50 dm क्यूब से कितने मिलेंगे 50 dm क्यूब। अब देखें स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको यहाँ पर बताई कि मोलर वॉल्यूम 1 मोल गैस का STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.414 dm क्यूब। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखूँ, 2 मोल है तो मैं क्या करूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल का कितना है 22.414 dm क्यूब, तो लिख सकता हूँ। यानी कि इतना वॉल्यूम ब्यूटेन का कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल देगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 22.414 dm क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको कितना dm क्यूब दिया हुआ ब्यूटेन का स्टूडेंट, दैट इज 50 dm क्यूब। 50 dm क्यूब के अंदर अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा, क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज वॉल्यूम। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22.414 dm क्यूब, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहा है x, और ये 50 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर करके 50 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 22.414 dm क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये x के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही, तो उस तरफ जाएगी तो क्या करेगी स्टूडेंट डिवाइड, तो हम ऐसे लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 8
मल्टीप्लाई बाई 22.414 dm क्यूब एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 22.414 dm क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें 22 और 22 ये आपस में कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पर 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50 तो वॉल्यूम कितना हुआ स्टूडेंट 200 dm क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा 200 dm क्यूब। 50 dm क्यूब जब ब्यूटेन बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम मिलेगा 50 dm क्यूब से दैट इज 200 dm क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरोमेट्री। लास्ट हमारे जो स्ट्रक्चरोमेट्री के जो टॉपिक रह गए हैं वो हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टडी करेंगे। ये हमारा लेक्चर 5 था। अब हमें स्ट्रक्चरोमेट्री की ना एप्लीकेशंस देखनी है। स्ट्रक्चरोमेट्री की आपको पता है 2 एप्लीकेशंस हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अनदर इज यील्ड। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू।